हम कवर करते हैं अपना बल्ब पे पहुंच जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है। ऐसा एक बल्ब होता है हमारा, ये जो होता है ये फिलामेंट होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब आप जो चीज नहीं पढ़ते आ रहे हो वो ये है, इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? इस बल्ब के अंदर एक गैस होती है। ठीक है, तो वो कौन सी गैस होती है? दो गैस होती है, एक तो होती है नाइट्रोजन गैस, एक होती है आर्गन गैस। ये दोनों गैस इसके अंदर क्यों फिल की जाती हैं? इसका क्या कारण है? गैस को फिल करने का कारण है कि ये जो फिलामेंट हमने लगाई है इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, मतलब कि अगर ये 10 साल तो क्या, अगर ये 1 महीना चल रहा था तो नाइट्रोजन और आर्गन भरने की वजह से ये इसको और टाइम तक चला देंगे, टू प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ द फिलामेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे गैसेस क्यों फिल करी जाती है बल्ब के अंदर, तो क्यों करी जाती है? टू प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ, टू प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ फिलामेंट, या फिर लाइफ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन और आर्गन का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में फिलामेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फिलामेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि फिलामेंट जो है वो हाईली रेजिस्टिव होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है एक बल्ब के फिलामेंट का। तो हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, हाईली रेजिस्टिव क्यों होता है? क्योंकि अगर करंट को इजीली फ्लो करने देगा, अपने अंदर से करंट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, तो उसके अंदर हीट जनरेट नहीं होगी। हीट जनरेट नहीं होगी तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसलिए वो हाईली रेजिस्टिव होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जैसे तुरंत गर्म हुआ तुरंत फिलामेंट टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा देर तक चलता है। ठीक है, ये इसके बल्ब के पॉइंट हो गए। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब। ठीक है, फ्लोरोसेंट क्या होता है? ये हमारी ट्यूबलाइट्स ही होती हैं। इसमें क्या था कि जैसे बल्ब तो हमारे ज्यादा एनर्जी देता था, ज्यादा दिन तक चलते नहीं थे, तो हमने क्या किया कि एक एडवांस ट्यूबलाइट्स बनाई। ट्यूबलाइट्स बनाने का मेन कारण क्या था कि बल्ब जो थे हमारे जल्दी टूट जाते थे, उनकी लाइट भी अच्छी नहीं थी, ज्यादा दिन तक चलते भी नहीं थे। तो ट्यूबलाइट्स बनाई हमने, इनकी लाइट भी ज्यादा थी, ज्यादा दिन तक चलती थी और उस बल्ब के मुकाबले कम लाइट कंज्यूम करती थी। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाई, उसके अंदर हमने, जैसे बल्ब के अंदर गैस थी आर्गन और नाइट्रोजन, इसके अंदर हमने कौन सी गैस डाली? मरकरी गैस डाली। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हमने मरकरी गैस डाली। फ्लोरोसेंट ट्यूब काम किस पे करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेती है और लाइट एनर्जी को देती है। बल्ब क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है, लाइट एनर्जी को देता है, प्लस हीट एनर्जी को देता है। आपने देखा होगा समोसे के बॉक्स के अंदर बल्ब लगा रहता है, क्यों लगा रहता है? बल्ब हीट भी दे रहा होता है, लाइट तो देता ही है, ऊपर से हीट भी देता है। इसलिए बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक को लाइट और हीट दोनों में कन्वर्ट करता है। लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो मरकरी गैस होती है इसके अंदर। इसका एक जो डिसएडवांटेज है ट्यूबलाइट्स को, वो ये था कि ट्यूबलाइट्स कैंसर को कॉज करती थी। क्यों कैंसर कॉज करती है? क्योंकि इनके अंदर मरकरी गैस थी। मरकरी गैस जब रिलीज होती थी इसमें से तो कैंसर कॉज करती थी। मरकरी गैस की वजह से ना कैंसर होता था, इसीलिए हमने इसको, इसके बाद हमने एक चीज डिस्कवर करी, वो था CFL। CFL क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसकी फुल फॉर्म याद करके ही जाना, क्योंकि इसमें से फुल फॉर्म पूछता है। एलईडी की फुल फॉर्म आ रखी है, कई बार आ रखी है, 2-3 बार। CFL की आई नहीं अभी तक, मेरे को लगता है आ सकती है।
एलईडी के आगे CFL बच रहा है, CFL की आ जाएगी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर याद रख के जाना। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसका एक और नाम है मिनिएचर फ्लोरोसेंट लैंप। CFL को ही हम मिनिएचर फ्लोरोसेंट लैंप भी बोल देते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भी बोल देते हैं। ये ट्यूबलाइट का ही स्मॉल वर्जन है। ये ट्यूबलाइट इतनी बड़ी होती है, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, कॉम्पैक्ट करके कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बना दिया। CFL होगी, ये भी मरकरी कंटेन करती है। CFL भी कैंसर कॉज करती है क्योंकि वो मरकरी कंटेन करती है, मरकरी उसके अंदर होता है, इसलिए कैंसर का एक कॉज बन जाती है। लेकिन ये बहुत कम मरकरी गैस होती है इसके अंदर, बजाय फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। ट्यूबलाइट के अंदर बहुत ज्यादा मरकरी होती है, इसमें बहुत कम होती है, तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है। फ्लोरोसेंट ट्यूब ज्यादा हार्मफुल है। अब जो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, उसमें हमने एलईडीज को डिस्कवर कर दिया है। एलईडीज क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड्स। डायोड्स क्या होते हैं हमारे? जो ये हैं, ये सेमीकंडक्टर से बनती हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे? जैसे कि सिलिकॉन हो गया हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है, जर्मेनियम हो गया सेमीकंडक्टर के अंदर एलिमेंट यूज होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनसे क्या होता है? हमारे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो अब हमने ना तो मरकरी यूज करी, ना हमने आर्गन यूज करी, हमने कोई गैस यूज नहीं करी, हमने सेमीकंडक्टर्स यूज करी इसमें। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली है उन सबसे, लेकिन ना तो ये कैंसर कॉज करता है, ये लाइट भी उनसे ज्यादा दिन तक चलती है, ये लाइट भी ज्यादा देता है, लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कम कंज्यूम करता है, और ना कोई हार्मफुल इफेक्ट है इसके। ठीक है, तो एलईडी हो गया। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आई हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये याद कर लेना। और इस किससे बनती है? सेमीकंडक्टर से बनती हैं, सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये हो गया हमारा एलईडी हो गया। ठीक है, अब हमने जितने से ऑप्टिक ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। लाइट, CFL, ट्यूबलाइट, एलईडी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम आगे पहुंचते हैं हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। इस पे क्वेश्चन अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था, जिससे पिछले वाला 2021 का सेकंड पेपर, उसमें आया हुआ था। एक ही पेपर में सेट ए के अंदर राइट साइड में दो क्वेश्चन थे, एक ये और एक ये, दोनों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, दोनों पे सेम फॉर्मूला लगेगा। जिसको फॉर्मूला पता था वो कर लेता, 8 नंबर डायरेक्ट मिल जाते। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका एक फॉर्मूला है H=VIT। ये आपको याद रखना पड़ेगा, H=VIT। इसका तो एक्सप्लेनेशन वगैरह है, वो बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है, आपको बस इतना याद रखना, H=VIT। ओके, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास P=VI। P यहाँ पे क्या है? पावर है, V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है, D क्या है? टेम्परेचर है, H क्या है? हीट है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट जनरेट होगी वो किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे, करंट पे और टाइम पे। ठीक है, P=VI, ये हो गया VIT, H=VIT। अब इसके कुछ चेंजेस आ जाते हैं। H को हम PT भी लिख सकते हैं, और I को अगर आप वो जूल्स लॉ लगा दोगे इसमें, तो आप लिख सकते हो H=V, और जूल्स लॉ क्या कहता है हमारा? V=IR। तो अगर मान लो V लगा दिया मैंने, I²/RT, ये फॉर्मूला बन गया इसका। आप बस ये एक फॉर्मूला याद रखना बस। इसमें अगर आपको VIT तीनों चीज दे देता है तो ठीक है, अगर आपको IRT देता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, और अगर आपको I भी नहीं देता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। V=IR था, तो अब यहां से आप I निकाल लो। I क्या हो गया? V/R हो गया। I क्या हो गया? V/R हो गया, तो V²/RT। एक ये फॉर्मूला हो गया, 1 2 3। ये दोनों याद मत रखना, अकेला ये याद रखना, ओम्स लॉ लगा के VI में को रिप्लेस कर देना,
ये आपके पास आ जाएगा VIT VIT, ठीक है, ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे पहले स्लाइड में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने एक में वोल्ट एमीटर लगाया था और एक में वोल्ट मीटर लगाया था रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स क्या होते हैं? एक तो होता है हमारा सीरीज में कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं, या फिर एमीटर को जब हम सीरीज में लगाते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वोल्टेज हमेशा चेंज होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब वोल्टेज कैसे चेंज होती है? जो नेट वोल्टेज है वो किसके बराबर होती है? V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 टिल Vn, ठीक है। जितनी वोल्टेज हम कनेक्ट करेंगे सारी आपस में सब होंगी। अब करंट, अब ओम्स लॉ से हमने फॉर्मूला लगा दिया VRN R1 प्लस I R1 प्लस I R2 प्लस डैश 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 I RN। अब यहां से I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 डैश 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 RN, I RN, I से I कट गया, तो RN क्या आ गया हमारे पास? R1 प्लस R2 डैश 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 RN, ओके। ये करंट क्यों कट गया? क्योंकि करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है सीरीज के अंदर, ठीक है। अब आपने देखी होगी सीरीज क्या होती है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ये दूसरा लगा दिया, ये तीसरा लगा दिया, ये यहां पे मैंने बैटरी लगा दी, ये यहां पे मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ओके। अब ये जितने रेजिस्टेंस है ना, R1 R2 R3, अब वोल्टेज जो है वो क्या होगी? यहां पे जाएगी, आगे पहुंचेगी और कम हो जाएगी, आगे पहुंचेगी और कम हो जाएगी, आगे पहुंचेगी और कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस होता जाए, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ? जैसे जैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज में चेंज आता गया, तो रेजिस्टेंस जो था, जितना रेजिस्टेंस था, नेट रेजिस्टेंस कितना क्या हो जाएगा? इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। करंट जो है, करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा। अब आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि करंट बताओ कितना था इसके अंदर, तो करंट आप बोल दोगे कि कांस्टेंट था। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, तो रेजिस्टेंस बताओ कितना था? 3 में 5 और 1 6, 60 ओम क्या हो गया? नेट रेजिस्टेंस हो गया इसका। ये क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के रूप में भी आ जाएंगे, स्टेटमेंट के रूप में भी आ जाएंगे। R1 R2 R3 दे देगा, पूछ लेगा, या फिर आपको फिगर बना के दे देगा, उसमें पूछ लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद में आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसा ये सीरीज था उसका उल्टा लगा लो, ठीक है। सीरीज में क्या था? करंट कांस्टेंट रहता था, इसमें क्या होगा? वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। करंट क्या होगा? करंट वेरी करेगा। अब आप एक चीज सोचो, हमारी जो घर की फिटिंग होती है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन लगता है? तो आप बोलोगे कि उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लगता है। क्यों? क्योंकि आप इस प्लग में चेक करोगे वोल्टेज सेम रहेगी, उस प्लग में चेक करोगे वोल्टेज सेम रहेगी। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देते हम, तो अगर हमने मान लो एक अपना कनेक्शन किया, ये मेन बोर्ड है, यहां से तार लेके आए हम, यहां पे हमने फ्रिज लगा दिया अपना, ठीक है, ये गए, ये हमने टीवी लगा दिया अपना, आगे लेके गए हम, ये हमने एसी लगा दिया अपना,
आगे लेके गए हम, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया अपना। तो बताओ क्या ये बल्ब जलेगा? ये बल्ब जलेगा ही नहीं, ना ये एसी चलेगी, टीवी चल भी सकता है। यहां से जब लाइट आई, सीरीज में लगे ये सारे, तो जैसे जैसे यहां तक पहुंची वोल्टेज कम होगी, यहां से पहुंची वोल्टेज और कम होगी, यहां से पहुंची, एसी ने वोल्टेज ही नहीं उठाई, एसी ने वोल्टेज नहीं उठाई, तो यहां तक वोल्टेज पहुंची नहीं, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन घर में यूज नहीं होता है, घर में हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे हाउस होल्ड में बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है, सीरीज या पैरेलल, तो आप बताओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। इसमें करंट वेरी कर रहा है, तो इसका करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश 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 टिल IN यूनिट I1। ठीक है, ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई RN प्लस इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डैश 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 1 बाई RN। ओके, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो अब आपने एक चीज देखी कि पैरेलल में क्या था, रेजिस्टेंस को हम क्या, सॉरी सीरीज में क्या कर रहे थे हम, R1 R2 R3 ऐसे प्लस कर रहे थे, लेकिन पैरेलल में हम क्या करेंगे, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 ऐसे प्लस कर रहे होंगे। आप ये चीज ऐसे याद रख लेना। पैरेलल में क्या कैसे करते हैं हम, नीचे ले जाते हैं, पैरेलल ही कर दिया। सीरीज में क्या था, एक सीरीज में ऐड कर देते हैं, सिर्फ सिंपल सीरीज में सिंपल सीरीज की वाइज ऐड कर देते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं, उनका उल्टा करके ऐड करके जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, मान लो आपको दे दिया ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे लगे हुए हैं, ये सीरीज आ रही है, ये रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, ये 10 ओम का, ये 20 ओम का, ये 30 ओम का। ओके, अब आपसे पूछ लिया इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो आपने क्या करना है, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 विल बी इक्वल टू क्या ये आंसर हो गया? नहीं, आंसर क्या होगा इसका, RN विल बी इक्वल टू 60/11। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं, वो क्या है, अब एक क्वेश्चन बनते हैं थर्मोस्टर्स। थर्मोस्टर्स क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, मूवीज वगैरह देखने जाते हो, या आजकल तो घर में भी देखते हैं हम, एक रेड कलर का ऊपर वो लगा रहता है, फायर अलार्म जिसको बोलते हैं हम। तो लोग क्या कहते हैं उसको, ये सेंस करता है, अगर मान लो कुछ आग लगनी होगी तो ये सेंस करेगा और पानी के पाइप खुल जाएंगे। तो पाइप कैसे खुलते हैं, वो जो सेंसर लगा है ना वहां पे, वो एक थर्मोस्टर्स है। थर्मोस्टर्स क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे ही रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज हुआ, जैसे ही करंट में चेंज आया वैसे ही लाइट कट हो जाएगी, आपकी पानी के पाइप खुल जाएंगे। तो इससे हम शॉर्ट सर्किट से ही बच गए और आग लगने से ही बच गए। ठीक है, थर्मोस्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ये हीट सेंसिटिव डिवाइस है बेसिकली ना, हीट सेंसिटिव डिवाइस, हीट सेंसिटिव डिवाइस है ये हल्की सी भी हीट को डिटेक्ट करते हैं। हीट को डिटेक्ट करने के बाद ये रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आता है, रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आया, उसके बाद में करंट के अंदर चेंज आ जाएगा, करंट के अंदर चेंज आया तो जैसे करंट में चेंज आया तुरंत एमसी डाउन हो जाएगी और हम शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे, फायर अलार्म ऑन हो जाएंगे, ये सब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आते हैं आपके, नेक्स्ट टॉपिक है पावर एंड बिल। जो आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो पावर का सबको पता होगा, वर्क डन अपॉन टाइम फॉर्मूला है। ठीक है,
तो नेटवर्क क्या हुआ, नेटवर्क हो गया पावर इनटू टाइम। अब जो आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम में अंदर, तो आपको पावर दे देगा, आपको टाइम दे देगा, आपको दे देगा कि 20 बल्ब लगे हुए थे, इतने रेट पे चल रहे थे, तो बताओ कितनी कॉस्ट आई। मान लो आपको देता है कि 20 वॉट का बल्ब है, ठीक है, 10 घंटे चल रहा है, ठीक है, 20 बल्ब चल रहे हैं, ठीक है, एक अगर बल्ब 1 घंटे चलता है तो उसके 10 रुपए लेती है बिल कंपनी, तो बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सारों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जितनी क्वांटिटी थी 20, 10, 20, जितनी थी सबको डिवाइड करके 1000 से डिवाइड कर देना, जो आपका आंसर आएगा वो बिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, बिल में क्या करना है, जितनी भी क्वांटिटी दी हो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना। जब भी बिल निकालने का क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज भूल गए थे हम, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक क्वेश्चन आया था पहले कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ द करंट को डिटेक्ट करता है, ये कि इस सर्किट में कितना करंट प्रेजेंट था। तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द करंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द करंट को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को कहीं भी नहीं, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या, प्रेजेंस ऑफ द करंट डिटेक्ट करता है। और हमने डिस्कस कर लिया, बिल डिस्कस कर लिया, सारी चीजें डिस्कस कर ली इलेक्ट्रिसिटी में से। जब आप एग्जाम दे के आओगे तो मैं आपको यही चीजें दिखाऊंगा कि इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं, इन्हीं में से आते हैं, हर बार इन्हीं में से आते हैं, तो इस बार भी इन्हीं में से आएंगे। और होप करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।